Welcome to all. Teach principles, not formulas. Richard P. Feynman. This name does not need any introduction. He is Nobel laureate in physics on his work on quantum electrodynamics. On last lecture, I have also described the importance of this idea. Teach principles, not formulas. Actually, when we become expert in applying qualitatively the principles or the ideas or the laws what we have learned in any area of physics, at that time we'll become comfortable to analyze any kind of problem mathematically also. Actually, mathematical application is very obvious if you understand the idea qualitatively. Today we'll discuss about ray optics, in especially topic image formation by plane mirrors. Today it is not necessary to revise all the ideas what we have discussed earlier: laws of reflection, laws of refraction, rectilinear propagation, optical reversibility, and mutual independence of ray, and different types of reflections. Basically, I feel or I assume that at this time we must be acquaintance enough with all these ideas. So let us start with the image formation by plane mirrors. Some more fundamental concepts in geometrical optics. In addition to rays and beams, there are many more ideas. अभी तक हम रेज और बीम दो बड़े फंडामेंटल कंसेप्ट डिस्कस करते आए थे. ऐसा नहीं कि रेज और बीम इन्हीं दो कंसेप्ट से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डिस्क्राइब हो जाएगी. इनके अलावा और भी कई कंसेप्ट्स हैं जिनको हम टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे. मतलब जब जिस कंसेप्ट की ज़रूरत होगी तब उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको ढंग समझेंगे, जिससे हम उसको उसी वक्त यूज़ करना शुरू करें तो उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग हमारी कंसोलिडेट हो चुकी हो. दो बड़े कॉमन नेम है इमेज एंड ऑब्जेक्ट. ये हम अभी तक यूज़ करते आए थे और आपने भी कई बार यूज़ किया होगा. लेकिन आज टाइम आ गया है कि इमेज और ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली डिफाइन कर लें, उनके टाइप्स के बारे में देख लें. तभी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन को प्रॉपरली समझ पाएंगे. इनफैक्ट प्लेन मिरर नहीं, किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस से इमेज फॉर्मेशन को हम तभी समझ पाएंगे. Object, anything image of which has to be made by an optical device. कोई भी चीज, वो एक मटेरियल बॉडी हो सकती है, वो किसी और ऑप्टिकल से बनाई डिवाइस से बनाई हुई एक इमेज हो सकती है. अगर उसकी इमेज हम आगे किसी और ऑप्टिकल डिवाइस से बनाना चाहते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे. मतलब साफ है कि कोई एक मटेरियल बॉडी या कोई एक इमेज दोनों ही ऑब्जेक्ट की तरह सर्व कर सकती है. अब आगे बात करें उससे पहले हम ऑब्जेक्ट को एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ले लें. पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ इन्फिनिटली स्मॉल साइज, whereas एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज ऑफ फाइनाइट साइज. जैसा नाम से क्लियर है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज नेग्लिजिबली स्मॉल होगा या हमें वो पॉइंट जैसा अपीयर होगा या जिसको हम पॉइंट अज्यूम कर सकें उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे. और ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका साइज फाइनाइट होगा उसको हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे. अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं कि वो इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल इन्फिनिटली क्लोज एक दूसरे से चिपके हुए हैं उनकी असेंबली है. ऑब्जेक्ट को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं रियल एंड इमेजिनरी ऑब्जेक्ट. तो रियल और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट पर जाने से पहले हम पहले रियल ऑब्जेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. एनीथिंग फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ विच डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट एमिनेट और अपीयर टू एमिनेट. मतलब कोई भी चीज जिसके सरफेस के हर पॉइंट से या तो डाइवर्जिंग लाइट निकल रही हो
या हमें डाइवर्जेंट लाइट निकलती हुई अपीयर हो रही है, विजुअल हो रही है, ऐसा लग रहा हो कि उससे डाइवर्जेंट लाइट निकल रही है बट एक्चुअली वहां से नहीं निकल रही है, उस हर चीज को हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इन बातों को समझने के लिए लेट अस डिस्कस सम एक्सपेरिमेंट। जैसी बात हुई, द मटेरियल बॉडी और एन इमेज बोथ में सर्व एज ए रियल ऑब्जेक्ट। जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम दो प्लेन मिरर लेंगे, उससे एक पॉइंट की डिफरेंट इमेजेस को कंसिडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो प्लेन मिरर हैं M1 और M2। इनके बीच में एक मटेरियल ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है और दोनों मिरर्स की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ए को फेस कर रही है। अब वैसे तो यू ऑल नो दैट इस कंडीशन में ए की इनफाइनाइट इमेज बनेगी, लेकिन हम ए की कुछ ही इमेज कंसिडर करेंगे। एक इमेज, पहली इमेज हम लेंगे जो मिरर M1 से बनती है और दूसरी इमेज हम लेंगे जो मिरर M2 से बनती है। अब देखिए ए से अगर ये रियल ऑब्जेक्ट की तरह सर्व कर रहा है तो इससे हर पॉइंट से डाइवर्जेंट रेज निकलनी चाहिए। अब एक हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लिया है, लेट अस सी इन दिस वे, इससे चारों तरफ डाइवर्जिंग रेज निकलेंगी, लेकिन हमने सारी रेज को न कंसिडर करते हुए कुछ रेज को यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। अब ये रेज मिरर M1 पे जैसे इंसिडेंट हुई, मिरर M1 से इनका रिफ्लेक्शन होगा। अब जो बात हुई कि ए जिससे डाइवर्जिंग रेज निकल रही है इसको हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सो व्हाट वी कैन से, ए मटेरियल बॉडी वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ रियल ऑब्जेक्ट। एक मटेरियल बॉडी अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट होगी, वो कभी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकती, बिकॉज डाइवर्जिंग रेज एमिनेट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ इट सरफेस। अब जैसे बात हुई, ये जो रेज M1 पे इंसिडेंट हुई ये यहां से रिफ्लेक्ट होंगी। अब ये M2 पे इंसिडेंट हुई तो M2 पे रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन अगर हम इस रीजन से देखें, अगर M2 नहीं होता और यहां से इसको विजुलाइज करते तो A की यहां हमें इमेज अपीयर होती, B। अब B की जो इमेज है ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और M2 को कैसा लग रहा है कि B से एक्चुअली डाइवर्जिंग रेज निकल रही है। एक्चुअली डाइवर्जिंग रेज B से निकल नहीं रही, बट दे आर अपीयरिंग टू एमिनेट फ्रॉम पॉइंट B। So B will work as a real object for M2. Actually B पॉइंट A की वर्चुअल इमेज है, लेकिन यहाँ पे ये इमेज मिरर M2 के लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इस बात बहुत डेलिकेट पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हमने क्या कह दिया, डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट एमिनेट और अपीयर टू एमिनेट। देखिए A से एक्चुअली डाइवर्जिंग रेज निकल रही है तो ये तो रियल ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन जो इमेज B है उससे डाइवर्जिंग रेज मिरर M2 को अपीयर हो रही है कि B से डाइवर्जिंग रेज निकल रही हैं, इसलिए मिरर B के लिए जो इमेज B है ये एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक इसी तरह से जो ये रिफ्लेक्शन हुआ उससे B की इमेज बनी C। अब C की इमेज वापस M1 से बने तो M1 को क्या लगेगा कि ये जो रेज हैं, जो डाइवर्जिंग रेज हैं, एक्चुअली कहां से निकल रही हैं, C से। एक्चुअली सी से निकल रही है बट इट विल अपीयर, ऐसा अपीयर होगा कि रेस कहां से निकल रही है, सी से। तो सी अगेन मिरर M1 के लिए रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यहां पे M2 मिसटाइप हो गया, हियर शुड बी M1। An image serving as an object is a real object if diverging rays appear to emanate from it। इस बात को कि एक इमेज जो वर्चुअल है वो भी रियल ऑब्जेक्ट हो सकती है, बहुत डेलिकेट पॉइंट है, इसको समझ लें वापस से। सी और बी दोनों यहाँ पे वर्चुअल इमेजेस हैं, इनसे लाइट रेज एक्चुअली निकल नहीं रही हैं, लेकिन जब बी की इमेज मिरर M2 कास्ट करेगा तो जो रेज M2 पे इंसिडेंट हो रही है इमेज बनाने के लिए वो ऐसा अपीयर होगा कि बी से निकल रही है। तो हम क्या कहेंगे, बी इज वर्किंग एज ए रियल ऑब्जेक्ट फॉर M2। ऐसे ही B की जो इमेज बनी C की वापस इमेज हम M1 से बनाना चाहें तो M1 पर जो ये रेज जाएंगी ऐसा अपीयर होगा कि रेज C से एमिनेट हो रही है डाइवर्जिंग, इट विल अपीयर। तो हम क्या बोलेंगे, C will work as a real object for M1। Here again I will say that here should be M1, it is
Typing mistake is written M2, but read it M1. Thus point A as well as image B and C are real object. तो यहाँ पे point A और images B mirror M2 के लिए और image C again mirror M1 के लिए रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। रियल ऑब्जेक्ट समझने के बाद वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में हम समझते हैं। हाउ वी कैन डिफाइन वर्चुअल ऑब्जेक्ट? इफ एन ऑप्टिकल डिवाइस इंटरसेप्ट्स ए कन्वर्जिंग बीम, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस सर्व्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर कोई कन्वर्जिंग बीम है तो सर्टेनली वो कन्वर्जिंग बीम किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होगी। अगर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस से पहले उस बीम में हम कोई ऑप्टिकल डिवाइस रखते हैं तो उस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस बात को भी वैसे तो बहुत सिंपल है, हम अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद इस चीज को बहुत क्लियरली समझ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, if an optical device is placed in the path of rays forming a real image, the real image serves as a virtual object. अगर किसी ऑप्टिकल डिवाइस से कोई एक्चुअल रे बन रही है, एक्चुअल इमेज बन रही है, रियल इमेज, तो उस रियल इमेज के बनने से पहले लाइट रेस के पाथ में हम कोई दूसरी ऑप्टिकल डिवाइस रख दें, जो सेकेंड ऑप्टिकल डिवाइस रखी है उसके लिए जो रियल इमेज बनती वो अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन हमको लेना है। अब देखिए यहां पे एक लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस इस मटेरियल सोर्स, पॉइंट सोर्स ए की यहां पे बी इमेज बना रहा है और बी इमेज रियल है। अगर हम यही कहें कि ए से जो बीम निकली, लेंस से निकलने के बाद ये कन्वर्जिंग बीम है और ये पॉइंट बी पर कन्वर्ज हो रही है, और बी पर कन्वर्ज होने से पहले यहां पे हम कोई ऑप्टिकल डिवाइस रख दें, सिंपलिसिटी के लिए हम यहां प्लेन मिरर रखेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे प्लेन मिरर रखें तो ये जो बी जो यहां पे रेज जाती है वो अब नहीं जाएंगी, उन रेज को ये मिरर रिफ्लेक्ट कर देगा और यहां पे हमें एक इमेज मिलेगी। नाउ सी द प्लेन मिरर एम नाउ ऑब्स्ट्रक्ट द रेज एज ए रिजल्ट, इमेज बी इज नॉट फॉर्म्ड बट अनदर इमेज सी इज फॉर्म्ड। मतलब इस मिरर ने जो रेज यहां जाती उनको रोक दिया और वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इमेज भी नहीं बनी लेकिन दूसरी इमेज सी बनी। अब इसके बारे में सोचें, द रियल इमेज बी ऑफ द पॉइंट सोर्स ए दैट वाज फॉर्म्ड बाय द लेंस सर्व एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द प्लेन मिरर। जो हमारी बात हुई थी यहाँ पे कि अगर कोई ऑप्टिकल डिवाइस ऑलरेडी कोई रियल इमेज बना रही हो, जैसे यहाँ पे लेंस बी पर इस पॉइंट सोर्स की रियल इमेज बना रहा था, तो उस रियल इमेज से पहले हम कोई दूसरी ऑप्टिकल डिवाइस रख दें तो उस दूसरी ऑप्टिकल डिवाइस के लिए जो रियल इमेज बनती वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। वर्चुअल क्यों? क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। एंड द सेम थिंग इज हियर, इफ एन ऑप्टिकल डिवाइस इंटरसेप्ट्स ए कन्वर्जिंग बीम, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस सर्व्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये बात भी, अब देखिए ये और ये दोनों एक ही बात है। ये कन्वर्जिंग बीम थी, इसके रास्ते में हमने ऑप्टिकल मिरर रख दिया, ये प्लेन मिरर। तो कन्वर्जिंग बीम जहां कन्वर्ज होती वो पॉइंट इस मिरर के लिए अब एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब जैसे एक्चुअली हुआ क्या था, ये ऐसा, ये डैश डैश जो लाइन शो कर दी, हमें कहते हैं यहां पे रेज है नहीं। ये अब हमें क्लियर ऑब्वियस होगा कि अगर ये मिरर ना होता तो बी पर इमेज बनती, लेकिन अब इमेज बनी नहीं। लेकिन इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? इस मिरर के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की यहाँ पे सी पर रियल इमेज बनी। द प्लेन मिरर मेक्स ए रियल इमेज सी ऑफ द वर्चुअल सोर्स बी। अब भी इसको वर्चुअल सोर्स भी बोल सकते हैं और यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक बार वापस समराइज कर लें। रियल ऑब्जेक्ट्स के हर पॉइंट से डाइवर्जिंग रेज एक्चुअली अपीयर होंगी, एक्चुअली निकलेंगी, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट से ये एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होगा। और कहीं कन्वर्जिंग बीम जा रही होगी तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होगी
उस पॉइंट से पहले अगर बीम के रास्ते में कोई ऑप्टिकल डिवाइस रख दें तो उस ऑप्टिकल डिवाइस के लिए वो जो कन्वर्जेंट पॉइंट था वो एज ए वर्चुअल सोर्स या वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इमेज और ऑप्टिकल इमेज। ऑब्जेक्ट के बारे में समझने के बाद हम इमेज के बारे में समझें। इमेज बोल सकते हैं या इसको ऑप्टिकल इमेज बोल सकते हैं, बट यूजुअली वी कॉल इट इमेज। An apparent reproduction of an object by an optical device is an optical image of the object. यहाँ वर्ड apparent वर्ड हम ऑप्टिक्स में कई बार यूज करेंगे, तो उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। apparent वर्ड का मतलब होता है कि जो हमें appear हो रहा हो। ऑप्टिक्स में हम ये बात करेंगे जो हमारी आंखों को appear हो रहा हो। इफ यू स्टडी साउंड तो वहां भी वी कैन से अपरेंट फ्रीक्वेंसी और अपरेंट साउंड, तो वो अपरेंट बोलेंगे जो हमारे कानों को अपीयर हो रहा हो सकता है वैसा होता हो या ना होता हो, बट हमें कानों को ऐसा अपीयर हो रहा है। जैसे ऑप्टिक्स में अगर हम बात करें तो हो सकता है एक्चुअली वैसा ना हो, लेकिन हमारी आंखों को वैसा अपीयर हो रहा हो। जैसे हम पानी भरा हुआ किसी बकेट में और उसके अंदर देखें तो उसका बॉटम थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब अंदर पानी गहराई हमें कम दिखाई देगी, जो एक्चुअली वैसा नहीं होता। तो उसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, और वो अपरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से कम होती है। तो ये अपरेंट वर्ड का मतलब समझ गए। अपरेंट मीन्स विच विल अपीयर टू अस। नाउ आई अगेन रीड द डेफिनेशन। एन अपरेंट रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एन ऑप्टिकल डिवाइस इज एन ऑप्टिकल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी ऑप्टिकल डिवाइस से अपरेंट रिप्रोडक्शन करें, मतलब हमें लगे ऑप्टिकल डिवाइस देखने के बाद कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ है जिसकी हम इमेज बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल इमेज। इफ एन इमेज इज मेड बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम एन ऑप्टिकल डिवाइस, द लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट एट द लोकेशन ऑफ द इमेज। अब देखिए, नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में इमेज इस तरह डिफाइन किया गया है, बट इट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ इमेज, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन ऑफ इमेज। अब ये हमेशा ऐसा होगा कि अगर कोई ऑप्टिकल डिवाइस से इमेज बन रही है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से, तो जहां इमेज बन रही होगी वहां पे लाइट रेज या तो एक्चुअली जाके इंटरसेक्ट करेंगी, या ऐसा अपीयर होगा कि वहां लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही हैं। उन पॉइंट को हम बोलेंगे कि वहां पर इमेज है। अगर वहां पे एक्चुअली लाइट रे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसको हम बोलेंगे वहां पे रियल इमेज है। अगर ऐसा लग रहा है कि वहां पे लाइट रे इंटरसेक्ट करती तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पे एक वर्चुअल इमेज होगी। रियल इमेज को और प्रॉपरली समझने के लिए अब रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज दोनों को हम समझेंगे कुछ एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन से। Before we take any experimental description, let us define again the real image. If the light rays forming an image actually reach the image is real one. मतलब अगर इमेज पर लाइट रेज एक्चुअली पहुंच रही है, मतलब वहां जाके एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रही है या वहां पहुंच रही है, जरूर नहीं इंटरसेक्ट करें। देयर में भी इंस्टेंसेस जहां पे लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं करती लेकिन इमेज बनती है। यू मे टेक एग्जांपल ऑफ पिन होल कैमरा। तो अगर इन नटशेल अगर इमेज तक एक्चुअली लाइट रेज पहुंच रही है तो उस इमेज को हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। रियल इमेज कैन बी कास्टेड ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं क्योंकि उसमें एक्चुअली लाइट एनर्जी होती है। और ये एक बड़ा रिमार्केबल डिफरेंस है कि वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब इमेज रियल कैन बी कास्टेड ऑन ए स्क्रीन, इसका मतलब ये नहीं है कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पर रखें तभी देख पाए। रियल इमेज को विदाउट स्क्रीन जहां थे वहां भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ रियल इमेज इज फाउंड। अब जैसे बात हुई लेंस था, लेंस ये पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट सोर्स, इससे बहुत सारे रेज निकलेंगे लेकिन हमने केवल 2 रेज कंसिडर किया, ये रह गई और यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रे लेंस से मुड़ के इसके फोकस से पास होगी। और ये दूसरी रे हमने लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लिया तो ये अनडेविएटेड जाएगी और जहां ये दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज बनेगी।
पर मैं ये नहीं कहूँगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो अपीयर होगा वो इमेज है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इमेज की लोकेशन है। अब देखिए पॉइंट बी तक एक्चुअली रेज पहुंच रही है, तो बी को हम बोलेंगे ए की रियल इमेज। द कन्वर्जिंग लेंस एल फॉर्म्स ए रियल इमेज बी ऑफ द पॉइंट सोर्स ए। अब अगर यहां पे हम एक मिरर रख दें तो मिरर इनको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहां पे अब देखिए यहां पर जो सी इमेज बनेगी ये भी रियल इमेज है, क्योंकि यहां पर भी एक्चुअली लाइट रेज जा रही है। द प्लेन मिरर M1 फॉर्म्स ए रियल इमेज C ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट B। अब जैसे बात हुई, इस प्लेन मिरर के लिए जो B है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और C क्या होगी, रियल इमेज। मतलब एक बात यहां से बड़ी क्लियर है कि प्लेन मिरर भी रियल इमेज बना सकता है। ऐसा नहीं प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, बट प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। अब इससे पहले हमने वर्चुअल इमेज के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, उसके लिए इतना बहुत है कि वर्चुअल इमेज एक ऐसा लोकेशन होगा जहां तक लाइट रेज नहीं पहुंच रही है लेकिन हमें लग रहा है कि वहां इमेज है। मतलब अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से वर्चुअल इमेज बन रही है तो लाइट रेज जो इमेज दिखा रही हैं उनको अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो किन्हीं किन्हीं पॉइंट पर जाके मिलेंगी, और जिन पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट उन रेज का एक्सटेंशन इंटरसेक्ट करेगा, एक्चुअली रेज नहीं है वहां पे। उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है, प्लेन मिरर में हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। ए प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज बाय स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसके लिए स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ए प्लेन मिरर कैन फॉर्म ए वर्चुअल एज वेल एज ए रियल इमेज। अब जैसे बात की प्लेन मिरर से वर्चुअल और रियल दोनों टाइप की इमेज बन सकती हैं। प्लेन मिरर से रियल इमेज कैसे बनती है वो तो हमने अभी देखा था। अब प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेजेस कैसे बनेंगी उसके बारे में देखेंगे। वर्चुअल इमेज मेड बाय ए प्लेन मिरर। से हियर हमने ये पॉइंट सोर्स ए लिया और ये प्लेन मिरर। अब पॉइंट सोर्स से वैसे तो हर डायरेक्शन में लाइट रेज डाइवर्जिंग निकलेंगी, लेकिन कुछ रेज हम कंसिडर करते हैं। अब देखिए ये कुछ रेज गई यहां से ये ऐसे, और ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली गई। अब अगर हम इन रेज को ऐसे कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको क्या महसूस होगा कि ए की यहाँ इमेज क्यों, अगर इन रेज को हम पीछे एक्सटेंड करते तो बी पर इंटरसेक्ट करती तो एक्चुअली बी तक लाइट रेज पहुंच नहीं रही है, लेकिन यहां पर देखने वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि यहां पर पॉइंट ए एक्चुअली यहां पर है। अगर वो ए को नहीं देख पा रहा है, केवल मिरर में देख पा रहा है, तो उसको क्या लगेगा यहां पर पॉइंट ए रखा हुआ है। मतलब वो या यूं कहें वो पॉइंट ए की इमेज देख रहा है। यहां एक बात और स्ट्रेस करने वाली है कि अगर ये मिरर परफेक्ट मिरर है, इसकी सरफेस पे कोई इम्परफेक्शन नहीं है, कहीं कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, तो इस ऑब्जर्वर को मिरर नहीं दिखाई देगा, उसको केवल पॉइंट बी दिखाई देगा। मिरर क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मिरर के किसी भी पॉइंट से डाइवर्जिंग बीम नहीं निकल रही, क्योंकि यहाँ के हर पॉइंट पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ह्यूमन आई की लिमिटेशन जो मैं बार बार हम लोगों ने स्ट्रेस किया है कि ह्यूमन आई कैन फोकस ओनली डाइवर्जिंग बीम। तो मिरर के सरफेस से डाइवर्जिंग बीम्स हर पॉइंट से नहीं निकल रही हैं, तो मिरर की सरफेस नहीं दिखाई देगी, हमें क्या दिखाई देगा, इमेज बी। तो यहाँ पे जो इमेज बी है वो इस रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज बी ऑफ रियल ऑब्जेक्ट ए मेड बाय मिरर एम। अब एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें, रियल इमेज मेड बाय ए प्लेन मिरर। जो बात हमने डिस्कस की उसी को थोड़ा एनलार्ज व्यू में देख लें। ये लेंस यहाँ पे रियल इमेज बन रही है, इससे पहले हम एक मिरर रख देंगे इस पे, तो बी की हमें क्या मिलेगी यहाँ पे, रियल इमेज। एक्चुअली बी अब यहाँ पे डैश दिखा दिया, अब ये बी तक लाइट रेज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये ऐसा दिया कि अगर ये लाइट रेज को हम एक्सटेंड करते तो बी पर कट करती, तो बी पर क्या होगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर बी की इमेज बनी है कैसी, रियल, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली पहुंच रही है।
रियल इमेज सी ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट बीइंग मेड बाय हिम। तो इस बात को बिल्कुल समझ लें कि प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा वर्चुअल इमेज ही आती है। तो जब बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद या बहुत मैक्सिमम टाइम बात करने के बाद जब अगर हर बार प्लेन मिरर से हम वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में एक बात आ जाती है कि प्लेन मिरर तो केवल वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन ये देखो ये एग्जांपल यहाँ से प्लेन मिरर रियल इमेज भी बनाता है। अब प्लेन मिरर से जो इमेज वर्चुअल बनती है या रियल बनती है उसके कुछ डिस्क्रिप्शन की बात कर लें। फर्स्ट थिंग, डिस्टेंस इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि मिरर से जितनी डिस्टेंस इमेज की होगी उसी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी, या यूँ कहें कि मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनेगी। अब ये रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है, रियल इमेज हो सकती है और वर्चुअल इमेज हो सकती है। डिस्टेंस ऑफ एन इमेज पॉइंट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंट। अब यहाँ डिस्टेंस का मतलब है उस पॉइंट की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनेगी उसका साइज एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज है। वर्चुअल इमेज बी ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट है। अब इन बातों को समझने के लिए फिर वापस एग्जांपल लें। सपोज हियर वी टेक ए प्लेन मिरर और यहाँ पे पॉइंट ए है रियल ऑब्जेक्ट। अब इससे निकलने वाली रेस ये यहाँ से मिरर पे गई और ये रिफ्लेक्ट हुई। तो अगर इन रेज को हम पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पे जहाँ ये रेज का बैक एक्सटेंशन इंटरसेक्ट होगा वहां पर इधर से देखने वाले ऑब्जर्वर को ए की वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। अब देखिए ये जो रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों को अल्फा अल्फा डिनोट कर दिया। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंप्लीमेंट हो चुके हैं। अब रेस को एक्सटेंड किया, वर्चुअल इमेज के बारे में देखिए। तो देखिए ये इसी रेस का एक्सटेंशन है तो ये एंगल अल्फा ही होगा। ऐसे ये इस रेस का एक्सटेंशन है तो ये एंगल अल्फा होगा और ये डैश डैश लाइन मिरर पर परपेंडिकुलर है। नाउ ये इस एंगल की बात करें। अब देखिए ये सरफेस नॉर्मल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा तो रिमेनिंग एंगल हुआ 90 माइनस अल्फा। सिमिलरली हियर ऑन दैट साइड एंड अगेन सी हियर। अगर हम यहाँ देखें इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री का, ये एंगल अल्फा तो एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा। अब इस परपेंडिकुलर को हम एक्सटेंड कर दें और इस मिड पॉइंट को ओ बोल दें। नाउ व्हाट वी कैन सी हियर, ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। मतलब ये ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल CBD कॉन्ग्रुएंट होंगे और इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि देखिए इन दोनों ट्राइंगल में CD साइड कॉमन है। ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा। सो एंगल साइड कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो OA विल बी इक्वल टू OB। अगर OA और B इक्वल हैं यही तो OA क्या है, ऑब्जेक्ट पॉइंट की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड व्हाट इज OB, इमेज पॉइंट की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे व्हाट वी हैव सीन कि वर्चुअल इमेज अगर बनती है तो वर्चुअल इमेज मिरर से उतना ही दूर होगी जितना मिरर से उसका रियल सोर्स। नाउ वी कैन सी अगेन हियर रियल इमेज B ऑफ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वही जो एग्जाम्पल हम अभी तक डिस्कस करके आए हैं उसी को लेंगे, लेकिन उस डायग्राम का हम पूरा नहीं लेंगे। एक जिस पोर्शन में एनालिसिस करनी है उसी पोर्शन को एनलार्ज करके ले लेंगे। से हियर ये उसके बजाय हम ऐसा लें, मान लो ये कन्वर्जेंट बीम आ रही होती और यहाँ पे मिलती A पर, तो A पर क्या बनता है, एक रियल इमेज। अब इस कन्वर्जेंस पॉइंट से पहले अगर हम प्लेन में रखते हैं तो क्या होगा, ये रेज एक्चुअली यहां नहीं पहुंचेंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी इस तरह से। तो B पर क्या बनेगा, रियल इमेज,
क्योंकि ये लाइट रेज अगर आगे एक्सटेंड करते तो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इस मिरर की ऑब्जेक्ट। और कैसा ऑब्जेक्ट? नाउ दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग, सो इट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एंड ये जो इमेज बनी, ये रियल इमेज। यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने वैलिड किया या इंप्लीमेंट कर दिया, अब वापस इन्हें एक्सटेंड किया। तो यहाँ जो लाइट रेज हम जो नहीं पहुंच रहे लेकिन उनका मैथमेटिकल एक्सटेंशन लिया, तो जहां पे कट कर रहे हैं यहां पर हम क्या बोलेंगे? मिरर ए के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो है नहीं, बट हमें ऐसा लगता है वहां पर ऑब्जेक्ट है। नाउ सी अगेन, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, सिमिलरली ये एंगल अल्फा। यहां से ये दो लाइन मिला दिए, ये मिरर पर एक सरफेस नॉर्मल भी है। नाउ व्हाट वी कैन सी फर्दर, ये एंगल अल्फा है तो आप देखिए यहां से रिमेनिंग एंगल अल्फा होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, ये भी 90 माइनस अल्फा। सिमिलरली हियर दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा। तो अब देखिए ये दोनों ज्योमेट्रीज बिल्कुल सेम है। तो हम अगेन देखें, ट्राइंगल सी बी डी और ट्राइंगल सी ए डी, ट्राइंगल सी ए डी और ए सी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट किए हुए, अगेन साइड एंगल साइड, सी डी साइड कॉमन है और सी डी साइड के दोनों एंड पर बनने वाले एंगल 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा दोनों ही ट्राइंगल में है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। तो ओ बी इज इक्वल टू ए। व्हाट इज ओ बी? इमेज डिस्टेंस from the mirror, and what is OA? Object distance. So OA is equal to OB. Object distance is equal to image distance. So we can summarize it here. प्लेन मिरर से चाहे रियल इमेज बने चाहे वर्चुअल इमेज, दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और इमेज का मिरर से डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। सो वी कैन से इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी इमेज को देख रहे हैं तो वो हमें कितनी ब्राइट दिखाई दे रही है। कई बार यहाँ ब्राइटनेस की जगह हम टर्म इंटेंसिटी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ इंटेंसिटी का मतलब है वो इमेज हमें कितनी इंटेंस दिखाई दे रही है, मतलब उसमें कितना अमाउंट ऑफ लाइट उससे हमारी आंखों में पहुंच रही है। अगर हमारी आंखों में उस इमेज से ज़्यादा लाइट पहुंच रही है तो हम बोलेंगे वो ज़्यादा ब्राइट है या ज़्यादा इंटेंस है। और कम लाइट पहुंच रही है तो हम बोलेंगे वो कम इंटेंस है या कम ब्राइट है। तो यू कैन सी हियर, लार्जर इज द मिरर, ब्राइटर इज द इमेज। ये बहुत ही ऑब्वियस आइडिया है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लें। तो देखिए मिरर जितना बड़ा होगा वो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली ज़्यादा लाइट रेज को कलेक्ट करेगा और ज़्यादा लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो इमेज बनेगी हमें क्या अपीयर होगा कि उसमें ज़्यादा लाइट रे जा रही है। ये बात रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब इन बातों को समझने के लिए हम थोड़ी सी एनालिसिस कर लें। अब इस एनालिसिस को करने के लिए हमें बीच में एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। आई थिंक यू आर फेमिलियर, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। अगर हम एक कोण अज्यूम करें जिसका हाफ एंगल अल्फा हो, तो उस कोण का जो सॉलिड एंगल बनता है वो 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। एक ये ऐसे ही एक बहुत सिंपल आइडिया है, किसी पॉइंट के चारों तरफ जो टोटल सॉलिड एंगल है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। अब इन बातों को समझने के लिए हम अगेन एग्जांपल लें। जैसे ये मिरर लिया हमने, मान लिया ये सर्कुलर मिरर है और ये पॉइंट सोर्स, इस पॉइंट सोर्स को हमने आइसोट्रोपिक अज्यूम किया। लेट पावर emitted by an isotropic point source ABP, मतलब A आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स है। आइसोट्रोपिक मीन्स इस जो लाइट एनर्जी रेडिएट हो रही है, रेडिएंट एनर्जी है, वो चारों डायरेक्शन में हर तरफ बराबर जा रही है। मतलब इससे कहीं से हर तरफ इक्वल यूनिफॉर्मली लाइट निकल रही है, इसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक। इसकी पावर है P, मतलब इसे पर सेकेंड P वाट या P जूल एनर्जी निकल रही, तो पावर की यूनिट हुई P नॉट वाट। अभी जो यहाँ से इस मिरर की एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिलाएं, मिरर सर्कुलर लिया तो इसके चारों तरफ ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट मिला सकते हैं। तो देखिए इन दो रेस से एक कोण बनेगा, उस कोण का हाफ एंगल है अल्फा।
तो ये कोण का जो सॉलिड एंगल होगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, उसमें जितनी लाइट जाएगी वही मिरर कलेक्ट कर पा रहा है। सॉलिड एंगल ऑफ दिस कोन ओम 1 इज इक्वल 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अब ये जो पी नॉट है, पी नॉट को अगर हम 4 पाई से डिवाइड कर दें, 4 पाई इज व्हाट, सॉलिड एंगल टोटल अबाउट अराउंड द पॉइंट ए, तो पी नॉट बाई 4 पाई विल बी डिफाइंड एज पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। उसको हम ओम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो पावर मिरर कलेक्ट कर रहा है वो मिल जाएगी, पावर कलेक्टेड बाय द मिरर। P1 इज इक्वल टू पी नॉट बाई 4 पाई इंटू ओम 1। अब ये ओम 1 की जो वैल्यू रखेंगे तो यू कैन सी बहुत सिंपल है, ये 4 पाई 2 पाई कैंसिल होके अपॉन 2 बचेगा, सो व्हाट यू गेट हाफ पी नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए सिमिलरली हम एक बड़ा मिरर लें, मिरर बड़ा लिए, लेकिन यहाँ हमें ये लाइट रेज निकल रही, तो ये आप देखिए कोन का भी एंगल हाफ एंगल बड़ा हो गया, कोन का हाफ एंगल बड़ा हो गया तो सॉलिड एंगल बड़ा हो गया। अब यहाँ भी जो पावर कलेक्टेड बाय मिरर होगी तो हम बिल्कुल ऐसे ही एनालाइज करके क्या लिखेंगे, P2 इज इक्वल टू हाफ पी नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। अब ये बात क्लियर है कि अल्फा छोटा है तो कॉस अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी, तो 1 माइनस कॉस अल्फा छोटा होगा। ऐसे ही यहाँ पे कॉस बीटा एंगल बड़ा है तो कॉस बीटा वैल्यू छोटी होगी एज कंपेयर टू कॉस अल्फा के, तो 1 माइनस कॉस अल्फा बड़ा होगा। वी कैन से P2 विल बी मोर देन P1। तो श्योर है कि अगर मिरर बड़ा है तो किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेगा तो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो इमेज ज़्यादा ब्राइटर दिखाई देगी। पावर कलेक्टेड बाय मिरर इज इक्वल टू द apparent पावर इमिटेड बाय द इमेज। अब यह apparent पावर, अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड apparent। apparent मतलब इमेज की क्या ब्राइटनेस या इमेज की क्या पावर हमको विजुलाइज हो रही है, हमको अपीयर हो रही है। यहाँ से बात क्लियर है कि इमेज जितना ज़्यादा बड़ा मिरर होगा उतनी ही ज़्यादा इमेज की अपरेंट पावर होगी, या इसी को बोलेंगे इमेज की ब्राइटनेस होगी। वी कैन अगेन समराइज, सिंस अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, P1 is less than P2, means larger mirror will reflect more light or collect more light. So we can say again, larger is the mirror, brighter is the image. अब ये इमेज की कुछ क्वालिटीज की बात की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इक्वल होंगे, मिरर बड़ा होगा तो इमेज ज़्यादा ब्राइट होगी, और साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज होगी उसका साइज उतना ही होगा जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है मिरर के बारे में, लेटरल इन्वर्जन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मिरर में जो हमारा लेफ्ट राइट होता है मिरर में अलग होता है। हाउ इट इज, सी जस्ट सी वी कैन कंसिडर दिस एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे ये एक प्लेन मिरर दीवार पर लगा हुआ, उसके सामने एक आदमी खड़ा है। इस आदमी ने अपना राइट हैंड उठा रखा है, लेकिन मिरर में भी वही इधर वाला हैंड उठेगा। लेकिन अगर हम मिरर को दूसरा आदमी माने तो हम बोलेंगे मिरर उस आदमी का लेफ्ट हैंड है। मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट होता है वो इमेज में राइट लेफ्ट हो जाता है, साइडवेज इन्वर्जन या लेफ्ट राइट इन्वर्जन हो जाता है, टॉप एंड बॉटम नहीं होता, वर्टिकल इन्वर्जन नहीं होता। देखिए प्लेन मिरर में कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती। प्लेन मिरर में कैसा इन्वर्जन होगा, साइड वाइज या लेटरल, इसलिए इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट बोलना इतना सही नहीं है, व्हाट यू कैन से लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन in a plane mirror means the apparent reversal of left and right in the mirror image compared with the object। मतलब ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट हो जाएगा, और जो इमेज का लेफ्ट है या यू कहें ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट हो जाएगा। इस इन्वर्जन को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल मीन्स साइडवेज, लेटरल का मीनिंग ही साइडवेज होता है। अब देखिए लेटरल इन्वर्जन होता कैसे, इसको समझने की कोशिश करें। व्हाई डज दिस हैपन्स, सी हियर दिस रेड आइकन। अब देखिए प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक लेटर P है, तो लेटर P से जाने वाली ये रेस यहाँ रिफ्लेक्ट हुई इस तरह से, इनको पीछे ले जाएं तो इस P का इस कोने की इमेज यहाँ बनी। ऐसे यहाँ से जो रेस गई उन्होंने P के इस
कोने की इमेज बनाई तो यहाँ बनी। तो आप देखिए ये इस कोने के सामने इसकी इमेज, इसके सामने इसकी इमेज। मतलब प्लेन मिरर में हमेशा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट के ठीक सामने उस पॉइंट की इमेज बनती है। ठीक यही कारण है लेटरल इन्वर्जन का। द राइट एंड द लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे, और ये मेंशन करना जरूरी इसलिए हो जाता है। नॉर्मली वी ऑलवेज यूज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट कभी किसी इमेज, मिरर की इमेज में क्या हो रहा है उसमें हमें डिस्क्राइब करना हो तो हमें राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की जगह लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड एक्सिस को इसी सीक्वेंस में लें, एक्स वाई। अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को एक्स टू वाई कर्ल करें तो जो राइट हैंड आउटवर्ड थंब होगा जेड होगा। बट लेफ्ट हैंड में हमें राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ेगा कि अगर हम लेफ्ट हैंड को एक्स टू वाई फिंगर्स को कर्ल करें और अगर हमें लेफ्ट हैंड का थंब पॉजिटिव जेड दिखा रहा तो बोलेंगे हम इसको लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस राइट हैंड फिंगर कर्ल करने की बजाय हम राइट हैंड पाम भी यूज कर सकते हैं। लेट अस सी बाय एन इमेज, हियर वी हैव राइट हैंड पाम। अब देखिए राइट हैंड ही है, आप इसको पहचानिए, लेफ्ट हैंड नहीं हो सकता क्योंकि ये हाथ पीछे दिखाई दे रहा है। और ये इसकी इमेज, जिसमें आप देखिए जो हाथ की लाइनें दिखाई दे रही हैं तो ये राइट हैंड की इमेज है। अब इसमें जो अंगूठे को हमने फिंगर्स को स्ट्रेट रखा उसको हमने क्या माना वाई, अंगूठे को एक्स और हथेली से बाहर आउटवर्ड निकलने डायरेक्शन को जेड। यहां भी आप देख सकते हैं अगर आप फिंगर को कर्ल करना एक्स टू वाई तो आपका अगर दूसरा अपना हाथ लें, इस इमेज को नहीं चेंज करें और अपने हाथ के फिंगर्स को एक्स टू वाई कर्ल करें तो आपके राइट हैंड का थंब जेड की तरफ होगा। अब इमेज में आ जाए। इमेज में अगर आप लेफ्ट हैंड लेके अपना एक्स टू वाई कर्ल करेंगे तो आउटवर्ड थंब जो होगा वो जेड को करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट है, या यूँ कहें एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की, एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो मिरर इमेज होगी वो लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी। ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि स्पेशली वेरेवर वी हैव टू यूज क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर मिरर में किसी इमेज में किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं हम और वहाँ हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना हुआ तो वहाँ पे हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंडेड। इट मीन्स वहाँ पे हम राइट हैंड रूल यूज़ नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। ये कुछ डिटेल थी हाउ image is formed in a plane mirror. Now we can go with another idea, field of view. Field of view, as the name suggests, is a region of viewing. मतलब वैसे जनरली स्पेस का वो रीजन जहां से कोई चीज दिखाई देगी उसको हम बोलेंगे उस चीज का फील्ड ऑफ व्यू। बट हियर वी आर कमिंग ऑन ऑप्टिक्स। Field of view, or abbreviated as FOV, of a point is the region of space from where the point is visible. किसी भी पॉइंट का FOV हम शॉर्ट में बोलेंगे, वो रीजन ऑफ स्पेस होगा जहां से वो पॉइंट विजिबल है। अब इस आइडिया को हम प्लेन मिरर के लिए इंप्लीमेंट करें। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन इमेज इन ए प्लेन मिरर, किसी इमेज जो प्लेन मिरर में कोई इमेज बन रही है उसका फील्ड ऑफ व्यू, मतलब वो इमेज हमें किन किन जगहों से दिखाई देगी, वो पूरा रीजन ऑफ स्पेस उस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देगा। देन ये तो कंसेप्ट हुआ, बट हाउ वी कैन डिफाइन इट। FOV ऑफ एन इमेज इन ए प्लेन मिरर इज द रीजन ऑफ स्पेस which light emanated from the object occupy after reflection from the mirror. Let's again read it. FOV of an object in a plane mirror is the region of space which light emanated from the object occupy after reflection from the mirror.
मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस रीजन में लाइट रेज ऑक्यूपाई करेंगे जिस रीजन को, उस पूरे रीजन को हम उस इमेज का एफओबी बोलेंगे. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय वेरी सिंपल एनिमेटेड एग्जाम्पल. अब यहाँ पे हम देखें, ये जो ब्लू पॉइंट E और दूसरा ब्लू पॉइंट F, इन दोनों के बीच हमने प्लेन मिरर मान लिया. प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, और ये जो रेड पॉइंट है, ये हम एक पॉइंट सोर्स लें या रियल ऑब्जेक्ट लें. और देखिए, इससे बहुत सारी रेज, जितनी रेज ये मिरर कलेक्ट कर रहा है, वो सारी रेज इधर रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं. तो इन रेज को हमने पीछे बढ़ाया, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनी. अब देखिए, ये जो रेड शेडेड रीजन है, इस रेड शेडेड रीजन में हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑक्यूपाई करती है इसको. तो ये पूरा शेडेड रीजन क्या कहलाएगा? फील्ड ऑफ व्यू. हाउ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, इस इमेज का ये फील्ड ऑफ व्यू इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर कैसे चेंज होगा? वी कैन सी. सपोज वी टेक हियर, अब इसको इधर ले गए, हमने इसको यहाँ रख दिया. तो आप देखिए, यहाँ से जो रेज जाती है, इन सारी रेज को मिरर कलेक्ट करता, उनको इधर रिफ्लेक्ट करता. इसको हम इधर पीछे बढ़ाते तो यहाँ इसकी वर्चुअल इमेज बनती. यहाँ भी आप देख लें कि वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस मिरर से, अब देखिए मिरर तो यहाँ था, तो मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हम मिरर का एक मैथमेटिकल एक्सटेंशन ले लेंगे. तो इस मैथमेटिकल लाइन से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अभी भी इक्वल होगी. लेकिन अभी इमेज किस, यहाँ से नहीं दिखाई दे, हर जगह से ये इमेज नहीं दिखाई देगी. ये इमेज केवल जो रेड शेडेड रीजन है, इसमें से देखेंगे तभी ये इमेज दिखाई देगी. नाउ फॉर डिफरेंट लोकेशन वी कैन से सी हियर, सपोज इन दिस वे. अगर हम यहाँ कर दें इस तरह से, तो देखिए, अगर ऐसा है, मान लीजिए आप अपनी इमेज इस मिरर में देख सकते होते. एक सिंपल इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. तो आप हर सिचुएशन से अपनी इमेज को मिरर में नहीं देख सकते. सी, अब देखिए, अगर आप मान लो आप रेड पॉइंट हैं, तो आपको अपनी इमेज इस मिरर में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई भी रेज आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है. लेकिन कोई आपका फ्रेंड इस रेड रीजन में होगा, तो उसको आपकी इमेज दिखाई देगी. ऐसे ही जैसे वी कैन से डिफरेंट लोकेशंस के लिए, अब देखिए हाउ द फील्ड ऑफ व्यू चेंज. इट इज अ वेरी सिंपल एंड interesting example to visualize the field of view. So we have seen what we mean by field of view. तो field of view को बहुत सिंपली समराइज कर दें, ये वो रीजन है जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी. ये सारे आइडियाज एक बार हम समराइज कर लें, जो आज हमने प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखी. प्लेन मिरर जरूरी नहीं कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाए. पहली बात, प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है. दूसरी, प्लेन मिरर से या उसके एक्सटेंशन से ऑब्जेक्ट पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल होंगी. इसी को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, या इसे मैग्निफिकेशन. साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वन मैग्नीट्यूड इन प्लेन मिरर. नेक्स्ट आइडिया वाज ब्राइटनेस ऑफ द इमेज. मीन्स इमेज मिरर जितना ज्यादा बड़ा होगा, वो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा और ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा. आपको इमेज ज्यादा ब्राइट दिखाई देगी. मीन्स लार्जर इज द इमेज, लार्जर इज द मिरर, ब्राइटर इज द इमेज. नेक्स्ट पॉइंट था हमारा फील्ड ऑफ व्यू. फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन है जहां से किसी पॉइंट से इमेज विजिबल होगी, या यूं कहें ऑब्जेक्ट से निकलने रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जितने रीजन को ऑक्यूपाई करेंगी या जितने रीजन में वो एग्जिस्ट करेंगी, उस पूरे रीजन को हम क्या बोलेंगे? फील्ड ऑफ व्यू. इन सारे आइडियाज को हम कुछ क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. आप देखिए, जिससे बात हुई, हमने स्टार्ट किया था टीच प्रिंसिपल्स नॉट फॉर्मूले.
मैं अगेन, अब देखिए एग्जांपल ले रहे हैं आपने, सर आप तो फार्मूले को यूज करना सिखा रहे हैं। नहीं, फार्मूले यूज करना नहीं सिखा रहा हूं। आप मेरे साथ क्वेश्चंस को पढ़ें, उसको क्वालिटेटिव एनालाइज करें और फिर आप देखें कि हाउ विल एनालाइज इट। सी द फर्स्ट, कंसीडर द पॉइंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी और यहां पे प्लेन मिरर है। व्हाट इज आस्क्ड, सी द ए पार्ट, डज द मिरर मेक्स इमेजेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। क्या ये मिरर दोनों ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा? अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जब तक ना कहा जाए हमेशा इनको रियल ऑब्जेक्ट लेंगे या इनसे आइसोट्रॉपिक लाइट हर तरफ निकलेगी ऐसा मानेंगे। मतलब बी से भी चारों तरफ लाइट निकल रही है और ए से भी चारों तरफ लाइट निकल रही है, तो मतलब ए से निकलने वाली लाइट का कुछ पोर्शन मिरर कलेक्ट कर रहा है, ऐसे बी से निकल लाइट का कुछ पोर्शन मिरर कलेक्ट कर रहा है। मतलब ए से इस यहाँ से इस रीजन में जो लाइट जाएगी वो मिरर कलेक्ट करेगा, ऐसे बी से इस रीजन में जो लाइट आएगी उसको मिरर कलेक्ट करेगा। तो अगर मिरर ए और बी से पहुंचने और लाइट को कलेक्ट कर रहा है तो उनको रिफ्लेक्ट भी करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा मतलब दोनों की इमेज बनेगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम एक साथ दोनों इमेज दिखाई दें। इंपॉर्टेंट यहां है, हम कई बार क्या होता है एक मिरर में इमेज देख रहे होते हैं तो उसी कमरे में कई सारी चीजें रखी होती हैं और उन चीजों की हमें मिरर में इमेज नहीं दिखाई देती, तो हम एक मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि अरे जो चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही मिरर उनकी इमेज नहीं बना रहा है। अरे मिरर उनकी इमेज बना रहा है लेकिन हमें वो इमेज नहीं दिख रही है। नाउ लेट अस कंसीडर दिस वन। अब देखिए इमेजेस कैसे बनेंगी। ए से निकलने वाली सारी लाइट इस तरह रिफ्लेक्ट हुई तो ए की यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनी। यहाँ देख सकते हैं ए की मिरर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही ए की इमेज की होगी। अब बी की बात करें तो बी से ये लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट हुई तो बी की इमेज यहाँ बनी। तो बी की जो मिरर डिस्टेंस मतलब मिरर के अब मैथमेटिकल एक्सटेंड ले लेंगे, ऐसे मिरर को एक्सटेंड होता मान लेंगे तो इस लाइन से ये जो इमेज की डिस्टेंस होगी और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी दोनों इक्वल होगी। तो यहाँ से बात क्लियर है कि ए की भी इमेज बन रही है और बी की इमेज बन रही है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं हो कि हमें ए और बी की इमेज एक साथ दिखाई दे। हो सकता है कहीं हम खड़े हों वहां से हमें केवल ए की इमेज दिखाई दे, कहीं दूसरी जगह हो वहां से हमें केवल बी की इमेज दिखाई दे। हो सकता है कुछ स्पेशल जगहों पे हो जहां से हमें दोनों पॉइंट की इमेज एक साथ दिखाई दे। नाउ लेट अस सी व्हाट इज आस्क्ड इन बी पार्ट। अब देखिए जो पहले पार्ट का आंसर क्या, यस यह मिरर दोनों पॉइंट की इमेज बनाएगा। बी पार्ट, फाइंड द रीजन इन विच वेरियस इमेजेस कैन बी सीन। मतलब हमें वो वेरियस रीजन पता करने हैं या रीजन पता करना है जहां से अलग अलग इमेजेस दिखाई देंगी। मतलब ऐसा कौन सा रीजन है जहां से केवल ए दिखाई देगा, ऐसा कौन सा रीजन है जहां से केवल बी दिखाई देगा, ऐसा कौन सा रीजन है जहां से ए और बी दोनों दिखाई देंगे, या ऐसा या ये कह दें इन सबका सुपरपोजिशन। अब इस बात को पता करने के लिए जो सबसे सिंपल आइडिया होगा, सुटेबल आइडिया होगा एफओवी। एफओवी फील्ड ऑफ व्यू जो हमने डिफाइन किया था, द रीजन विद स्पेस फ्रॉम विच एन इमेज कैन बी सीन। और मैथमेटिकली डिफाइन किया था इसको हमने कि ये वो रीजन स्पेस है जहां से ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एग्जिस्ट करेंगी। तो अगर हम ए की इमेज का फील्ड ऑफ व्यू लेना चाहें तो ए से निकलने वाली जो लाइट है ये सारी की सारी लाइट आप देखिए इस रीजन में एग्जिस्ट करेंगी। तो ये जो पूरा रीजन होगा ट्रेपेजॉइड टाइप, ये क्या कहलाएगा, इस इमेज ए का फील्ड ऑफ व्यू लेट अस शो बाय इट येलो कलर। तो ये येलो कलर से जो रीजन शो किया आगे तक एक्सटेंड होगा तो ये क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए मीन्स इस पूरे येलो रीजन से हमें हर जगह से पॉइंट ए की इमेज दिखाई देगी। मतलब कोई भी ऑब्जर्वर अगर येलो रीजन में कहीं पर भी है तो पॉइंट ए की इमेज देख सकता है। सिमिलरली बी का जो एफओवी होगा वो यहां से यहां तक होगा। तो इसको हम कलर कर दें। अब देखिए कलर लेंगे तो ये रीजन और ये रीजन तो डिफरेंट कलर शो कर दें। तो एफओवी जैसे हमने बात की थी येलो रीजन, एफओवी ऑफ बी ब्लू एंड द ग्रीन रीजन। मतलब ये जो ब्लू रीजन है ये और ये जो ग्रे रीजन है ये दोनों मिलके इमेज बी का एफओवी होगी। मतलब इस पूरे रीजन में ग्रे रीजन एज वेल एज ब्लू रीजन कहीं भी कोई ऑब्जर्वर हो उसको इमेज बी दिखाई देगी।
अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो केवल अभी हमें येलो दिखाई दे रहा है, अब यहां पर केवल ए से निकल रे जो रिफ्लेक्ट हुई वो एग्जिस्ट करती, मतलब यहां से इस येलो रीजन जो अब बचा इसमें से केवल ए दिखाई देगा, और अब जो ये ब्लू रीजन बचा इसमें से केवल बी दिखाई देगा। लेकिन ये जो ग्रे रीजन है उसमें से ए का फील्ड ऑफ व्यू और बी का फील्ड ऑफ व्यू ओवरलैप कर रहा है, तो इस रीजन में से ए और बी दोनों एक साथ दिखाई देंगे। तो एफ ओ वी ऑफ ए एंड बी क्या होगा? ग्रे रीजन। नाउ यू कैन सी बाय द वेरी सिंपल आइडिया ऑफ एफ ओ वी कैन डिसाइड, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज कहां से दिखाई देगी और कहां से दिखाई नहीं देगी। एक बात और जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी चीज की इमेज हमें नहीं दिख रही है तो उस चीज की इमेज प्लेन मिरर में नहीं बन रही है। अगर उस चीज से किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने में लाइट रेज मिरर पे आ रही हैं तो मिरर से उसकी इमेज बन रही है। अगर हमें नहीं दिख रही तो इसका मतलब ये है कि हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज के एफओवी में नहीं है। Now let us consider next example. This is example 2. Let us read what is this example. A man is walking on the y-axis parallel to a plane mirror Mn of length L. A point object P is symmetrically placed in front of the mirror at a distance d on the x-axis. Find the positions between which the man can see the image of the object. अब ये साथ में डायग्राम सिचुएशन सब दिया हुआ है। हम इस डायग्राम में देखें तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस पे आदमी वॉक करेगा। हम आदमी को यहाँ से पॉजिटिव वाई में वॉक करता अज्यूम कर सकते हैं या नेगेटिव वाई में। इट इज नॉट नेसेसरी, हमें तो लिमिट पता करनी है किन दो पॉइंट के बीच में इमेज दिखाई देगी। अब देखिए ये जो मिरर है एम एन, उसकी लेंथ एल, मिरर एम एन के आगे एक्स एक्सिस पर डी डिस्टेंस पर पॉइंट पी रखा हुआ है और पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस 2d है। तो हम ये देखें मिरर से डिस्टेंस टोटल क्या हो गई 3d। अब कहां किस लिमिट के बीच में वॉकिंग मैन को पी की इमेज दिखाई देगी? दैट कैन बी वेरी सिंपली सॉल्व विद द आइडिया ऑफ एफ ओ वी। तो पी की इमेज का फील्ड ऑफ व्यू में अगर आदमी होगा तो उसको पी की इमेज दिखाई देगी और फील्ड ऑफ व्यू से बाहर होगा तो नहीं दिखाई देगी। तो हम पी की इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कंस्ट्रक्ट कर लें और आदमी को बाहर से वॉक करता माने, तो जिस वक्त वो एफ ओ में एंटर करेगा वहाँ उसको इमेज दिखना शुरू हो जाएगी और जब वो फील्ड ऑफ व्यू को एग्जिट करेगा तो उसको इमेज दिखना बंद हो जाएगी। या यूँ कहें फील्ड ऑफ व्यू की एक्सट्रीम बाउंड्रीज वाई एक्सिस को जिन जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही दो लिमिट्स होंगी जिनके बीच में उस वॉकिंग मैन को पी की इमेज दिखाई देगी एंड दैट विल बी आवर आंसर। नाउ हम पी से जो इमेज लें तो कंप्लीट एफओवी लेना है तो मिरर की एक्सट्रीम एंड से रिफ्लेक्शन कंसिडर कर लें। अब देखिए ये दो रेज गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई। यहाँ हम एक बात देखें, ये यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। अब अगर फील्ड ऑफ व्यू देखने से पहले हम इमेज देखें तो इस रे को हम पीछे एक्सटेंड करें तो यहाँ, और इसको जैसे यहाँ तो यहाँ कट करेंगी तो वहाँ पर पी की एक वर्चुअल इमेज बनेगी। अब ये एक्सटेंशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से एक सरफेस नॉर्मल कंसिडर करते हैं तो जो एंगल यहाँ होता वही एंगल ये होगा। ऐसे ही यहाँ सरफेस एंगल कंसिडर करते, जितना एंगल यहाँ होता उतना ही एंगल यहाँ होगा। अब हम कुछ बात और करें, फील्ड ऑफ व्यू के बारे में देख लें। तो ये जो मिरर से पी से निकल लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर जिस रीजन को ऑक्यूपाई करेंगी वो यहाँ से इन दो रेज के बीच में आगे तक होगा। इसको हम येलो कलर शो कर दिया। अब देखिए ये वैसे तो ये आगे तक होगा लेकिन हमने आगे तक यहाँ डायग्राम में शो नहीं किया है। एंड दिस येलो रीजन इज एफ ओ वी ऑफ द इमेज क्यू, और क्यू क्या है? पी की वर्चुअल इमेज। अब आगे एनालाइज करने के लिए हम थोड़ी सी ज्योमेट्री को ओरली एनालाइज कर ले, बिकॉज समथिंग कैन बी एनालाइज ओरली। अब यहाँ देखिए ये लाइन और ये सेम लाइन है और ये लाइन और ये पैरेलल लाइन्स होंगी। कैसे होंगी कि अगर यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करें, ये एंगल अल्फा तो ये एंगल अल्फा, ऐसे यहाँ फाइंड करें तो ये एंगल अल्फा ये एंगल अल्फा।
तो यहाँ एंगल क्या हुआ, अब देखिए इस नॉर्मल से एंगल अल्फा, तो इस नॉर्मल से एंगल अल्फा जा रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुई, ऐसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुई। नाउ बिफोर पैरेललिज्म वी कैन सी समथिंग एल्स। अब देखिए ये टोटल एंगल अल्फा हुआ, टू अल्फा, सॉरी इसको हमने अल्फा माना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों एंगल टू अल्फा, तो ये टू अल्फा, तो ये एंगल भी टू अल्फा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्यू पर इन दो एक्सट्रीम रेज के बीच का एंगल बनने वाला एंगल भी क्या होगा, टू अल्फा। अगेन वी कैन सी हियर, यहाँ से सरफेस नॉर्मल पर बनने वाला एंगल अगर हमने अल्फा माना तो एंगल क्या होगा, 90 बाइस अल्फा। ऐसे ही यहाँ एंगल क्या होगा, 90 बाइस अल्फा। तो अगर हम ट्राइंगल पी एम एन और ट्राइंगल क्यू ए बी दोनों कंसिडर करें तो वो हमको सिमिलर दिखाई देंगे। कैसे, पी पर बनने वाला ये टोटल एंगल टू अल्फा, ऐसे क्यू बनने वाला टोटल एंगल टू अल्फा, यहाँ एंगल 90 माइनस अल्फा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा। सो व्हाट वी कैन से, ट्राइंगल पी एम एन एंड ट्राइंगल क्यू ए बी आर सिमिलर। पी एम एन ये वाला ट्राइंगल है और क्यू ए बी ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे। ए बी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन डी, एंड हमें ए बी लेंथ ही कैलकुलेट करनी है। सो व्हाट विल बी ए बी, ओ क्यू बाई डी अपॉन एम एन। अब देखिए व्हाट विल बी ओ क्यू, ओ क्यू लेंथ होगी, देखो ये 2D डी, और जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही पीछे इमेज बन रही होगी, तो ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा डी होगी, तो टोटल ओ क्यू हो गया 4D। एंड व्हाट विल बी एम एन, एम एन इज एल, तो ओ क्यू की जगह हम 4D रखें, एम एन की जगह एल रखें। सो व्हाट यू गेट 4L, ए बी इज इक्वल टू 4L। अब ये सिमेट्रिक था, तो ये टोटल ए बी 4L है, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी 2L, और यहाँ से होगी क्या 2L। तो बी के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -2L, और ए के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 2L। तो इमेज हमें किन दो पॉइंट बीच में दिखाई देगी, फ्रॉम 0, 2L टू 0, -2L। इन दो पॉइंट्स के बीच में वॉकिंग मैन को पी की इमेज दिखाई देगी। This was another example of application of field of view. इसी सीरीज में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल 3, what is the minimum vertical size of a vertical mirror in which a man can see his full image? That is very common question and you all know answer of that, but let us see how we'll analyze it. We'll consider a man in front of a wall and उस वॉल पर एक मिरर लगा हो मान लेंगे। मिरर की साइज अभी हम बड़ी ले लेंगे। से हियर इज अ मैन, ये मैन, ये वॉल पे ये जो ग्रे रीजन में हमने मिरर अज्यूम कर लिया, और एफ मीन्स फीट, ई मीन्स आइज, एच मीन्स हेड। देखिए इसके फीट से जो रेज निकलेंगी वो कहीं रिफ्लेक्ट होकर आई से पहुंचेंगी, ऐसे हेड से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर आई से पहुंचेंगी तो हेड को देख पाएगा, और इन रेज से फीट को देख पाएगा। हाउ दिस, सी हेड से आने वाला रेज ये, और यहाँ रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पहुंची आइस पर, और यहाँ पे आप देखिए सरफेस नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा। ऐसे ही यहाँ पे सरफेस नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बीटा। नाउ अब देखिए जो इस आदमी की इमेज बनेगी वो उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी जितना डिस्टेंस पर ये वॉल से खड़ा हुआ है, और सेम साइज की इमेज बनेगी से दिस वन। अब देखिए अगर हम यहां से देखें ये और इन रेस को एक्सटेंड कर दिया, तो एच डैश मीन्स इमेज ऑफ हेड और एफ डैश मीन्स इमेज ऑफ एफ। नाउ व्हाट वी कैन सी फर्दर, ये सी, अब देखिए डी और डी डिस्टेंस इक्वल मान लिया, तो डिस्टेंस इक्वल क्या होती है। अब जैसे अगर देखें कि अगर ए से बी तक मिरर है तो ये इस आदमी को अपनी पूरी इमेज दिख जाएगी, क्योंकि इसके बाद की रेज अगर मान लो यहाँ फीट से निकल रेज यहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं तो उसकी आंखों में नहीं पहुँचेगी। तो मिरर की हाइट कहाँ से होनी चाहिए, ए बी, ए से बी तक। तो ए से बी तक की लेंथ हम कैलकुलेट कर लें एंड दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। एंड ये बहुत सिंपल है। अगर ट्राइंगल एच डैश, ई और एफ डैश को देखें तो उस ट्राइंगल में अब देखिए ए इस एच डैश और ई का मिड पॉइंट है, ऐसे बी एफ डैश और ई का मिड पॉइंट है, और इस वर्टिकल से ये भी वर्टिकल है तो ये पैरेलल है।
नाउ व्हाट वी कैन सी हियर, हाइट h अज्यूम कर लिया। इन ट्राइंगल h डैश e f डैश, h डैश e f डैश, h डैश f डैश इज पैरेलल टू ab, ये जो लाइन है ab के पैरेलल है। a इज मिड पॉइंट ऑफ h डैश e, a h डैश e का मिड पॉइंट है जो हमने पहले बात की थी। ऐसे ही b मिड पॉइंट ऑफ f डैश e, b इसका मिड पॉइंट है। तो किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सामने वाली साइड के पैरेलल और उसकी हाफ होती है। तो ये जो ए बी है इस एच डैश एफ डैश का हाफ होगा, मतलब एच का हाफ होगा। तो यहाँ से ए बी एच डैश एफ डैश बाई 2, मतलब जो मिनिमम मिरर की साइज मिली वो कितनी हो गई, आदमी की हाइट की हाफ। नाउ this much number of examples I feel sufficient for plane mirror. अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इन एग्जाम्पल्स को आप रिवाइज करें और आज के होमवर्क की बात करें। रिवाइज द एग्जाम्पल्स कवर्ड एंड देन अटेंड द प्रॉब्लम्स फ्रॉम HW02. द HW02 you will find in the group. अब आप इस लेक्चर्स को आज देखेंगे, चीज़ों को एग्जाम्पल रिवाइज करेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट करेंगे एंड कल मॉर्निंग में आपको ग्रुप में होमवर्क 2 मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे।